गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने पीडीई यानी कि पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के पार्ट 5 को लेकर आए हैं, जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या-क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उस पे बात करेंगे, यानी क्या प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं नेशनल लेवल एफर्ट्स की। सबसे पहले यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, तो इसमें जो है कि एक है नेशनल एक्शन प्लान करके क्लाइमेट चेंज पे, जो 2008 में आया था। फ्रेंड्स इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लक्ष्य को प्राप्त करना है इसके अंतर्गत, जिसमें हम देख सकते हैं कि इस प्लान के बेस पे हम बात करें तो इसमें सोलर एनर्जी, जो भी एनर्जी एफिशिएंसी है, एग्रीकल्चर, हाउस और वाटर, हिमालय, इकोलॉजी सिस्टम, यानी कि सारी चीज़ों को, फॉरेस्ट वॉरेस्ट लेकर सारी चीज़ों पे ये बात करता है, सारे का एक निचोड़ है। तो फ्रेंड्स कभी कभी इस पर क्वेश्चन बनता है कि हमारे नेशनल एक्शन प्लान जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है उसमें कितने मिशंस को जो है लाया गया है, तो वो है फ्रेंड्स 8 मिशन, यानी कि 8 इतने जो है कि मिशंस पे ये बात करता है। तो इसको हम वन बाय वन करके समझते हैं कि ये 8 मिशन क्या क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नेशनल सोलर मिशन की बात करते हैं। ये राष्ट्रीय सौर मिशन है। इसके अंतर्गत जो है, जो भी हमारे सोलर एनर्जी है उसके पार्टिसिपेशन को बढ़ावा करना, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना। परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये सारी चीज़ों को एक तरह से रिन्यूअल करने की बात की जा रही है कि इन स्रोतों की जो भी नीड है, इन सोर्सेज की, उसको इम्पोर्टेंस प्रदान करना। फ्रेंड्स 2020 तक जो है 20,000 मेगावाट जो है सोलर एनर्जी की क्षमता को स्थापित करना उद्देश्य रखा गया। और ये जो स्टेप है, यानी कि इसका पहला चरण जो शुरू हुआ था वो हमारा 2010 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के नाम से चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस एनर्जी एफिशिएंसी। ये कब आया था फ्रेंड्स? ये 24 अगस्त 2009 को आया था। और इसका जो उद्देश्य था, जो भी नई नई इंस्टीट्यूशन है उनके मेथड को सृजित करने का काम जो है, एक लक्ष्य रखा गया, ताकि जो ऊर्जा दक्षता है, यानी मार्केट का जो मार्केट में है उसका डेवलपमेंट किया जा सके। इसके तहत जो है सुपर एफिशिएंस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल अफोर्डेबल हैबिटेट मिशन। ये क्या है फ्रेंड्स? ये राष्ट्रीय वहनीय पर्यावास मिशन है। नगरों में वहनीय परिवर्तन, ऊर्जा जो है, जो एनर्जी है उसको भवनों के अनुकूल बनाने, और जो भी वेस्ट मैनेजमेंट है उसका संवर्धन करने, ये सारी चीज़ें इस मिशन का उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटजी नॉलेज। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उस पर एक मिशन बनाया गया, यानी कि जलवायु परिवर्तन से जो भी चैलेंजेस उत्पन्न हो रहे हैं उससे संबंधित, जैसे हमारे नॉलेज हो गए, हेल्थ हो गए, डेमोग्राफी हो गए, और माइग्रेशन हो गया, जो भी हमारे तटीय क्षेत्र में रहने वाले कम्युनिटी है उनके लाइवलीहुड से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उससे रिलेटेड ज्ञान का प्रसार करना इस मिशन का उद्देश्य था। उसके बाद है नेशनल वाटर कॉर्पोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय जल मिशन की बात की गई। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो है कि वाटर के यूज का 20% सेविंग को बढ़ावा देना जो है लक्ष्य रखा गया, यानी कि किस तरह से जल को जो है सेव रखा जाए, बचाया जाए। तो ये जो मिशन है वो कब स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स? ये 6 अप्रैल 2011 को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन, ये कब स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स? ये 25 2014 को स्टार्ट हुआ था। और इस मिशन का उद्देश्य ये था कि जो भारत के वन क्षेत्र हैं वो घट रहे हैं, उनका संरक्षण करना, उनका पुनर्वनीकरण करना और उनके क्षेत्रों में ग्रोथ करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत लाया गया। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का जो टर्म रखा गया वो है फ्रेंड्स 10 ईयर्स का रखा गया था, निर्धारित किया गया था। और इसमें एक बहुत बड़ी बात ये कही गई थी कि जो भी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के
स्टेट है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इफ़ोर्ट्स होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा, वो 90% होगा और स्टेट गवर्नमेंट का 10% होगा। ठीक है, और बाकी जो शेष राज्य हैं, स्टेट हैं, वहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो रेशियो है वो 72/25 का होगा। ऐसा जो है कि इसके अंतर्गत कहा गया। इसके बाद जो है फ्रेंड्स, इसके कुछ उद्देश्य बनाए गए थे, जैसे कि 5 मिलियन जो फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे वनों का ग्रोथ करना, यानी कि फॉरेस्ट का ग्रोथ करना, और अदर जो है 5 मिलियन हेक्टेयर पर गुणवत्ता जो है वनों की उसमें सुधार करना। तो इस तरह से टोटल जो है 10 मिलियन हेक्टेयर की बात की गई थी वनों के लिए। उसके बाद इन 10 मिलियन हेक्टेयर के अलावा जो है इसके मैनेजमेंट की भी बात की गई थी, जिसमें हमारा बायोडायवर्सिटी हो गया, वाटर साइंस हो गया, इन सारे सर्विसेज और कार्बन पृथक्करण और जो भी हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम है उन सारे सर्विसेज में सुधार करने की भी बात रखी गई। और इससे जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनके लाइवलीहुड के लिए उसमें 3 मिलियन फैमिलीज़ को रखा गया, उनके इनकम को ग्रो करने के लिए। और इसमें 2020 तक जो भी CO2 पृथक्करण है उस पर 50 से 60 मिलियन टन की वृद्धि करना भी इस ग्रीन इंडिया मिशन के तहत रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2008। इसमें फ्रेंड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की गई, यानी कि सतत कृषि विकास मिशन की बात की गई। इसमें नए नए जो टेक्निक है, नए नए जो किस्में हैं उसको फसलों के डेवलपमेंट के लिए जो है यूज करने की बात की गई, जिससे कि फ्रेंड्स हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके इफ़ेक्ट से स्वयं को बचा सके और जलवायु परिवर्तन का अच्छे ढंग से हम सामना कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है नेक्स्ट नेशनल हिमालयन इकोलॉजी मिशन। ये कब आया था? ये 28 फेब 2014 को आया था। इसमें जो भी ग्लेशियर्स हैं हिमालय के, उससे जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है उसका अनुमान लगाना और जो भी इकोलॉजी सिस्टम है उसमें बैलेंस करना इसका उद्देश्य था। और इन सारे के साथ साथ इस पे मॉनिटरिंग करना कि कैसे ये प्रणाली जो है स्थापित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है 8 मिशंस थे। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है फ्रेंड्स इंटरनेशनल लेवल इफोर्ट्स की और संधियों की, यानी कि क्या क्या प्रयास किए गए और कौन कौन सी संधियाँ की गई। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 16 सितंबर 1987 को जो है आया। इसमें कनाडा जो है इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन हुआ था कनाडा में। और ये किससे रिलेटेड था फ्रेंड्स? ये ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए। और इसके तहत जो है CFC होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है उसके उत्पादन में अगले 10 वर्षों तक कटौती करने की बात की गई और हैलोजन गैस के उत्पादन को पूरी तरह से समाप्त करने पर सहमति बनी थी। इसके बाद जो है फ्रेंड्स ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, इस पे से क्वेश्चन आते हैं, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसे रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। ये जो है हुआ था फ्रेंड्स हमारे ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में। इसका जो उद्देश्य था फ्रेंड्स वो एक जो कह सकते हैं कि परमानेंट डेवलपमेंट की बात की गई थी। और एक और बात थी कि इस पे क्वेश्चन बनता है फ्रेंड एजेंडा 21 की बात की गई थी, जो इसी कॉन्फ्रेंस के तहत निकल के आया था, स्वीकार किया गया था। और इसमें जो है कि एक वैश्विक सुरक्षा कोष बनाया गया था, जो भी देश जो है अफेक्टेड हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग से, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण से, अंतर्राष्ट्रीय जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें पॉल्यूशन न हो उसको कंट्रोल करने के लिए सहयोग किया जाए। ऐसा कोर्स इस कोर्स के तहत कहा गया था। और जो भी हमारे इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी है, इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए भी जो है इसमें बात की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, यानी कि जैव विविधता अभिसमय की बात करते हैं। ये जो है फ्रेंड्स हमारा 1992 में आया था। ये भी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का जो सिटी है वहाँ पे हुआ था ये सम्मेलन। इसमें कितने कंट्रीज़ भाग लिए थे फ्रेंड्स, पार्टिसिपेट किए थे? वो है 171। इतने इन्होंने जो है हस्ताक्षर कर दिया था।
ये संधि जो है कि जो है प्रभावी हुई 29 दिसंबर 1993 को पूरी तरह से। इस संधि में ये सहमति बनी कि जो भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उस देश की संपत्ति माने जाएंगे जिस देश में ये होते हैं, यानी कि जहाँ के प्लांट्स होंगे वहीं की वो प्रॉपर्टी मानी जाएगी। यदि उन्हें किसी दूसरे देश में ले जाकर उनसे नया उत्पादन किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो उनके मूल देश को ही उसकी क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी बात ये कही गई इस जो है कन्वेंशन में कि जो देश किसी अन्य देश को आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराता है, उसे उसके जैविक संसाधन पर अन्य देश द्वारा विकसित की गई नई तकनीकी का लाभ भी दिया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से जो है कि ये सारी बातें इसके अंतर्गत कही गई। और इसमें जो है कि अब तक जो है कि अभी तक 13 महाधिवेशन हो चुके हैं, जो किस नाम से जाने जाते हैं फ्रेंड्स? कॉप के नाम से। ठीक है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये 1997 में आया था 11 दिसंबर को फ्रेंड्स। और इसके तहत हम देख सकते हैं कि ये किसके तहत किया गया था, किसके थ्रू? वो यूएन के थ्रू किया गया था, वहाँ के UNFCCC के थ्रू। ये जो क्योटो है ये जापान का एक शहर है, एक सिटी है। यहाँ पे ये प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया कि मतलब ये एक तरह से कानूनी बाध्यकारी के रूप में समझौता हुआ था। इसलिए ये जो है कि 2012 तक समाप्त हो गई। इस संधि के अंतर्गत जो है कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे फ्रेंड्स? वो थे 37 जो है डेवलप कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और इसके बाद जो है कि इसमें जो है ये बातें की गई कि एक सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है किस तरीके से 1990s के लेवल पर लाया जाए। तो इसमें जो है कि बात कहा गया फ्रेंड्स कि 2008 से लेकर 2012 तक जो है 5.2% तक कटौती करने का प्रावधान रखा गया। और दूसरी बात ये कही गई कि जनवरी 2013 से प्रारंभ हुई और दिसंबर 2020 में समाप्त होगी। ये दूसरी प्रतिबद्धता ये रखी गई। ठीक है फ्रेंड। और इसमें जो है एनेक्स फर्स्ट के कंट्रीज़ जो भी ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित करते हैं उनको शामिल किया गया था। और अभी तक फ्रेंड्स इसमें जो है शामिल नहीं हुआ था इंडिया। लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है कि कब जो है क्योटो प्रोटोकॉल में इंडिया शामिल हुआ? तो वो है फ्रेंड्स ईयर 2002। अगस्त 2002 में भारत भी इसमें शामिल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है Rio+20। ये जो है फ्रेंड्स Rio+20 जो है कि हमारे रियो फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके 20 ईयर्स के बाद हुआ। कब हुआ? 20 ईयर्स के बाद हुआ था। कब से कब तक फ्रेंड्स? ये Rio+20 जो हुआ था वो है हमारा 2012 में हुआ था, 13 से लेकर 22 जून तक। ये भी हमारे ब्राज़ील के शहर में हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस को भी यूएन के थ्रू, वहाँ के यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसी के थ्रू किया गया था। इसमें 3 पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ था। वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? वो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक पॉलिटिकल जो है कि विल पावर की बात की गई। जो भी हम डिसीजन है उसको मानने तथा उसे लागू करने के अंतर को कम करना। और न्यू तथा जो बहुत तेज़ी से चैलेंजेस हैं उसका सामना करना भी इस पॉइंट पे भी जो है बातें की गई। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स लीमा कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये पेरू की राजधानी है। यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 2014 में हुआ था, जो 1 से 14 दिसंबर तक चला था। ठीक है फ्रेंड्स। और इस कॉन्फ्रेंस में कितने कंट्रीज़ पार्टिसिपेट किए थे? इसमें 194 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट किए थे। और इस पर किस बात पे चर्चा किया गया फ्रेंड्स? इसमें जो ग्लोबल लेवल पे कार्बन उत्सर्जन है, कार्बन का प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी कटौती की बात की गई। उसके लिए संकल्प लिया गया और आम सहमति के रूप में एक प्रारूप को स्वीकार किया गया। और
इससे एक रास्ता भी निकल के आया है कि जो 2015 में पेरिस कॉन्फ्रेंस होने वाला था उसके लिए एक रास्ता भी निकल के आया। और ये जो लीमा कॉन्फ्रेंस है फ्रेंड्स, ये जलवायु कार्रवाई का लीमा आह्वान के नाम से ये समझा गया, इस समझौता के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें एक और चीज़ें जो है कि जुड़ी, एक तो भारत और जो भी विकासशील देश है उनके आह्वान पर, उनकी आवाज़ उठाने पर एक विभेदीकृत जलवायु कार्रवाई उपायों के लिए अदायगी करने की उनकी क्षमता के आधार पर जो कंट्रीज़ हैं उनको श्रेणीबद्ध करने के लिए अलग से पैराग्राफ को भी जोड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स पेरिस कॉन्फ्रेंस, जो COP21 के नाम से जाना जाता है। उससे हम देख सकते हैं कि ये जो है 2015 में आया था और कब से कब तक चला फ्रेंड्स, ये 13 नवंबर से 11 दिसंबर तक जो है कि चला था। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो पेरिस कॉन्फ्रेंस है, पेरिस सम्मेलन, ये जो है फ्रांस की राजधानी है। इसका तो शुरुआत लीमा कॉन्फ्रेंस में ही एक रास्ता निकल गया था। ये फ्रांस की राजधानी में है फ्रेंड्स। यहाँ पे भी ये भी संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के जो है कि के थ्रू हुआ था फ्रेंड्स। और इसके अंतर्गत कौन सी बातें जो है की गई थी, एक तो धरती के जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं उसमें जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उस पर अंकुश लगाने की बात की गई थी, जिसको स्वीकार करने वाले कंट्रीज थे फ्रेंड, यहाँ पे लीमा में तो 194 थे, इसमें 196 थे। इतने देशों ने जो है स्वीकार किया था। इस समझौते के अंतर्गत जो पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में इस शताब्दी में जो है ग्लोबल जो वार्मिंग है कि वृद्धि को 2 सेल्सियस जो है कह सकते हैं 2 सेंटीग्रेड से कम रखना तय किया गया। और इसके अतिरिक्त जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में देशों को क्षमतावान बनाने का भी लक्ष्य तय किया गया। इस पे कौन कौन से मुद्दों पे बात की गई, एक तो टेम्परेचर ग्रोथ की बात की गई, दूसरा कार्बन उत्सर्जन में तीव्र कमी करने की बात की गई, और एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम बनाने की बात की गई, और उसके लिए एक अकाउंटिंग जो है जो कार्रवाई की जाए वो सारे सर्वेक्षण से जलवायु से संबंधित उसकी बात की गई। और इसके साथ साथ अनुकूलन, जो भी क्षति हो रही है और कैसे हेल्प किया जाए, ये सारी चीज़ पे डिस्कस किया गया पेरिस सम्मेलन में। फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में जो है भारत का स्थान कौन सा था, तो वो है 62वां स्थान था। और 4 नवंबर यानी 4 नवंबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौता जो है क्या बन गया फ्रेंड्स, वो एक इंटरनेशनल कानून बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में उभर के आया ये पेरिस कॉन्फ्रेंस। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंटरनेशनल सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन फोरम, जो 2015 में आया था फ्रेंड्स। इसमें सम्मेलन में ये जो है कहाँ पे हुआ था, ये पेरिस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी। यहाँ पे जो है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच की घोषणा की गई उनके थ्रू। और ये जो है कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजीज़ एंड एप्लीकेशंस की शुरुआत की गई, एक तरह से हम कह सकते हैं। और ये भारत के इसका मुख्यालय जो है स्थापित हुआ वो इंडिया के कह सकते हैं गुरुग्राम में स्थापित हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो इंडिया के गुरुग्राम में हुआ था। इसमें कितने कंट्रीज़ जो है इस संगठन में पार्टिसिपेट किए थे, वो हैं 121 कंट्रीज़ के थ्रू किया गया था। और जो है इसकी शुरुआत तो हम लोग जान गए कि 2015, लेकिन 30 नवंबर को स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। और इसके जो कितने एक्सपेंडिचर हुए थे करने की बात की गई थी, क्या टारगेट रखा गया था उसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। वो है $400 बिलियन की बात की गई थी, जिसमें जो है कि 30 मिलियन जो है इंडिया ने देने की बात की है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें एक और लक्ष्य रखा गया है, वो है 2022 तक जो है 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। भारत लक्ष्य के आलोक में ये एजेंसी भारत हेतु बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स मारेकस कॉन्फ्रेंस। ये क्या है फ्रेंड्स, ये मोरक्को का एक शहर है मारेकस, जहाँ पे 2016 में कोप 22 के नाम से जो है कॉन्फ्रेंस हुआ। ये भी हमारे यूएन के थ्रू, वहाँ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया गया था। ये कब से कब तक चला था फ्रेंड्स, ये 7 से 18 नवंबर तक चला था, मध्य जो है आयोजित किया गया था। इसमें 200 जो है कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी बातों पे चर्चा किया गया। वो तो पहले तो कोप 22 के साथ साथ जो है क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों का सम्मेलन हुआ था इसके अंतर्गत, और 2020 से पेरिस जलवायु समझौते को हर हाल में लागू करने का भी आवाज़ उठाया गया। और यहाँ पेरिस जलवायु समझौते के अनुमोदनकर्ता लगभग 100 पक्षकारों का प्रथम सत्र भी अलग से संपन्न हुआ था। और इसके साथ ही साथ इस सम्मेलन में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को रोकने के लिए उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ सभी पक्षों ने कार्य करने की सहमति भी जताई। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स बोन कॉन्फ्रेंस। ये कॉप 23 के नाम से जाना जाता है, जो 2017 में हुआ था। ये जो है जर्मनी का एक शहर है। ये भी हमारे यूनाइटेड नेशन के थ्रू किया गया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 6 to 17 नवंबर के बीच में किया गया था फ्रेंड्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमको समझना जरूरी है। इसमें जो है क्योटो प्रोटोकॉल में यानी कि कॉप 23 के साथ साथ क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता के पक्षकारों का भी ये सम्मेलन था। और इस सम्मेलन में, इस कॉन्फ्रेंस में 2020 पेरिस सम्मेलन जो समझौते हुए थे उसको लागू करने पर भी फोकस डाला गया। और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रगति ये हुई कि टलानोवा वार्ता के रूप में हुई, जिसके तहत यह सहमति व्यक्त की गई कि 2018 तथा 2019 में आयोजित होने वाले 2 जलवायु सम्मेलनों में विशेष स्टॉक टेकिंग सत्र होंगे, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संबंध में उठाए जा रहे पहलों की समीक्षा की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पोलैंड कॉन्फ्रेंस, जो कोप 24 के नाम से जाना जाता है, जो 2018 में हुआ था। कब से कब तक फ्रेंड्स, 2 से 15 दिसंबर तक। ठीक है, ये पोलैंड के कोटाविस में किया गया था फ्रेंड्स। ये भी हमारे यूएन के थ्रू, यानी कि जो भी फ्रेमवर्क है यूनाइटेड स्टेट के, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे है, उसके थ्रू किया गया था। इस पे जो है तीन मुख्य बातों पे जो है कि चर्चा की गई। सबसे पहले ये बात कहा गया कि पेरिस समझौता जो हुआ था उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक डायरेक्शन दिया गया, कैसे तैयारियों को मतलब की गई, जो तैयारियां की गई हैं उसका एक अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद जो है कि सुविधा प्रदान करने वाले तालानुआ संवाद 2018 का भी समापन हुआ। उसके बाद जो है 2020 से पहले उठाए जाने वाले कदमों का जो है इम्प्लीमेंटेशन और हम कह सकते हैं महत्वाकांक्षाओं का सर्वेक्षण भी किया गया। और इसमें एक बात निकल के आया है कि भारत जो है, यानी इंडिया जो है, पेरिस समझौते को कार्यान्वित करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ कोप 24 में अपनी ये प्रतिबद्धता और एक लीडरशिप की बात की क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देने के लिए। उसके लिए एक सामूहिक रूप से काम करने की भावना को भी प्रदर्शित किया इंडिया ने। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स कि और कौन कौन से प्रयास किए गए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए, उसकी बात करते हैं, यानी कि अदर एफर्ट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम देख सकते हैं, अदर एफर्ट्स की बात करें तो जो भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, उसकी गहनता को कम करने में कैसे सहायक हो सके। इसमें हम देख सकते हैं जो ह्यूमन मेड ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करना भी शामिल है। फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव का कैसे मैनेजमेंट किया जाए, ये सारी चीज़ें हम जो है कि कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कार्बन सिप्रेशन की। फ्रेंड्स, ये कार्बन सिप्रेशन यानी कि कार्बन पृथक्करण क्या होता है, ये कह सकते हैं ये कार्बन को दूर करने का तथा उससे एक भंडार गृह यानी कि उसको स्टोर करने का एक प्रोसेस है। और इसमें हम देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त ये ग्रीन हाउस गैस जो हैं, गैसेस हैं,
के वायुमंडलीय तथा समुद्री संचय की गति को धीमा करने का ये मेथड है। इसके बाद है कार्बन ऑफसेट। ये क्या है फ्रेंड्स? ये कार्बन ऑफसेट से हम ये कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और इसके सामने किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के 1 मीट्रिक टन में कमी से है, यानी कि कोई भी गैस है जो उसको 1 मीट्रिक टन जो है कम करने की बात की गई है। कार्बन ऑफसेट के मेजरमेंट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट और 6 जो प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको मीट्रिक टन में मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बन टैक्स। ये क्या है फ्रेंड्स? ये एक तरह से इन्वायरमेंटल टैक्स है। ये जो कार्बन उत्सर्जित करने वाला है उसके ऊपर लगाया जाता है। इसका जो वैल्यू है, यानी कि कार्बन का जो वैल्यू है वो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन जो ईंधन के जलने से उत्सर्जित होता है उसे कहते हैं। इसमें जो है 2 टाइप्स के टैक्स होते हैं फ्रेंड्स। एक तो हमारा होता है इमिशन टैक्स होता है, यानी कि उत्सर्जन करने का जो टैक्स होता है, और दूसरा जो है एनर्जी टैक्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इमिशन टैक्स और एनर्जी टैक्स 2 तरह के जो है कि टैक्सेस होते हैं। यदि हम एमिशन टैक्स यानी कि उत्सर्जन टैक्स की बात करें तो इसमें जो है प्रत्येक टन जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर लगने वाला टैक्स है उसकी बात की जाती है। और यदि हम एनर्जी टैक्स की बात करें तो एनर्जी से संबंधित वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट क्या है फ्रेंड्स? ये हम कह सकते हैं कार्बन उधार कह सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद कार्बन क्रेडिट की अवधारणा अस्तित्व में आई थी फ्रेंड्स। ये जो है हमारे क्योटो प्रोटोकॉल के आधार पे जो डेवलप कंट्रीज़ है को ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए कुछ कदम उठाने थे, उस पर बात की गई है इसके तहत। इसमें सबसे पहले है कि वास्तविक हानिकारक गैसों का उत्सर्जन क्योटो समझौतों की सीमा के अनुसार होना चाहिए। और दूसरी बात कि प्रत्येक देश जो हानिकारक गैस का उत्सर्जन है निर्धारित सीमा से अगर वो कम करता है तो उसे कार्बन उधार के सर्टिफिकेट यानी कार्बन क्रेडिट के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इन हानिकारक गैसों में कौन कौन से गैस रखे गए हैं फ्रेंड्स? वो है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। तो इस तरीके से कार्बन क्रेडिट की बात की गई। उसके बाद है कार्बन साइन यानी कार्बन फुटप्रिंट की बात की गई, जो कार्बन चिन्ह होते हैं फ्रेंड्स। ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को इसमें दर्शाया जाता है ह्यूमन के थ्रू, और मतलब कुछ न कुछ प्रभाव डालता है उसी की बात की जा रही है। इसका जो है इस एक विशेष स्पेसिफिक मेथड होता है इसकी एक्यूरेसी को निकालने के लिए, जिसमें मनुष्य जो है अपने दैनिक जीवन में डेली लाइफ में प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करता रहता है। इस कार्बन के निशान जो होते हैं वो धरती पे मतलब कि एक तरह से छोड़ता रहता है, और ग्रीन हाउस गैसों से प्रति व्यक्ति या प्रति इकाई या हम कह सकते हैं पर यूनिट जो उत्सर्जन होता है उसकी मात्रा को उस व्यक्ति या उस इंडस्ट्री यूनिट का कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। इसके मेजरमेंट के लिए फ्रेंड्स लाइफ साइकिल असेसमेंट मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जो अन्य प्रयास हैं वो जलवायु परिवर्तन के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म जो है कि हेल्प करने में मदद करेगा, तो एक तरह से हेल्प करेगा फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की इंटरनेशनल जो है कि संस्था यानी इंस्टीट्यूशंस की बात की जा रही है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है फ्रेंड्स। बार बार हमारे जब भी हम कोई भी प्रोटोकॉल या संधि की बात कर रहे थे तो उसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी, तो वो आ रही थी, तो उसी की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि वो क्या है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है कि ये जो हमारे संस्था है ये एक अंतर्राष्ट्रीय हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संधि है, इसको हम मान सकते हैं। और ये कब आया था? जून 1992 में,
रियो डी जेनेरियो में होने वाला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उस टाइम में उभर कर आया। और इसका जो मेन उद्देश्य था फ्रेंड्स वो ये था कि ग्रीन हाउस गैसों के भयंकर स्तर को रोककर क्लाइमेट चेंज में ह्यूमन जो इंटरवेंशन हो रहा है उसको स्टॉप करना यानी कि रोकने की बात की गई थी। 2011 तक जो है इस संधि पर 194 कंट्रीज ने सहमति प्रदान की। ये संधि 21 मार्च 1994 से यानी 1994 से लागू की गई। इसकी जो पहली बैठक हुई थी फ्रेंड्स वो 1995 में बर्लिन में यानी बर्लिन जर्मनी में हुई थी। तब से लेकर जो है कि 2015 के पेरिस जो फ्रांस में सम्मेलन हुए थे तक कुल 21 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी जिसको हम कॉप कहते हैं बैठक हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम अभी पिछला जो देखे हैं जैसे कि हमारा हो गया COP20 लीमा सम्मेलन, COP21 पेरिस सम्मेलन, मारेकस सम्मेलन जो COP22 में हुआ था और COP23 बॉन सम्मेलन, ये सारे सम्मेलन 1 बाय 1 करके हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जलवायु का जो स्वच्छ वायु गठबंधन है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन काला कार्बन और मीथेन को कंट्रोल करने से संबंधित होता है। इसके बाद है नेक्स्ट फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट की बात करते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। इस रिपोर्ट का नाम रखा गया है फ्रेंड्स टर्न डाउन द हीट कन्फ्रंटिंग द न्यू क्लाइमेट नॉर्मल, जो नवंबर 2014 में जो है जारी हुआ था, जिसमें इसने वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी थी कि जलवायु परिवर्तन विश्व भर में यानी वर्ल्ड में गरीबी को हटाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को कमज़ोर कर सकता है। इसमें कुछ पॉइंट्स पे बात की गई थी फ्रेंड्स, इसको 1 बाय 1 करके हम समझते हैं। इसमें सबसे पहले बात की गई थी कि यदि टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ते गया तो हमारे जो कई क्षेत्र हैं वहाँ फसलों के उत्पादन तथा जो भी जल की आपूर्ति है उसमें भारी कमी हो जाएगी। तापमान में यदि 2 सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है तो ब्राज़ील का जो सोयाबीन का फसल होता है, खेती होती है, वो 70% तक कम कर सकती है। और पिघलते ग्लेशियर एंडीज के आसपास के शहर के लिए खतरा बन सकते हैं। पश्चिम तट पर रहने वाले जो कम्युनिटी हैं उनका फिशरी जो प्रोडक्शन होता है वो भी ख़त्म हो सकता है, छिड़ हो सकता है। तो इस तरीके से इस रिपोर्ट में बताया गया। और दूसरी बात तो ये रही। और तीसरी बात ये कही गई कि फ्रेंड्स की किसी ठोस कार्रवाई के अभाव में यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई तो एवरेज ग्लोबल जो टेम्परेचर है इस शताब्दी के अंत तक 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, इस पे क्वेश्चन आता है कि 2 डिग्री सेल्सियस की 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि कितने डिग्री सेल्सियस पे जो है हमारे जो फसल हैं उस पे जो है सारी चीज़ें जो है कि विक्षुण हो जाएंगी, छिड़ हो जाएंगी। और दूसरा कि कितना अनुमान लगाया गया है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के थ्रू कि पूरा शताब्दी के अंत तक जो है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो क्या हो जाएगा, 4 डिग्री तक हो जाएगा। तो वो हमारे वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के थ्रू कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारा जो है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंट से यानी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है हमारे नेशनल लेवल पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन वेजिटेशन सर्वे की। फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है? ये हमारा कोलकाता में स्थापित है। ये किस पे स्टडी करता है? हमारे फ्लावर्स का स्टडी करता है जो भी वेजिटेशन से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन क्रिएचर सर्वे, ये भी कोलकाता में है फ्रेंड्स। ये हमारे प्राणी जाति जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उसका रिसर्च करता है। नेक्स्ट है सलीम अली बर्ड साइंस सेंटर, ये कोयम्बटूर में है फ्रेंड्स। और ये जो है हमारे बर्ड है उस पर रिसर्च करने का एक इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद है इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो देहरादून उत्तराखंड में है। और ये क्या काम करता है? ये हमारे
वन्य जीव जो अनुसंधान है, रिसर्च है और मैनेजमेंट हेतु काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन एनिमल वेलफेयर बोर्ड। ये कहाँ पे है? ये चेन्नई में है फ्रेंड्स। और ये जो है हमारे जो एनिमल्स हैं उसके वेलफेयर को लेकर काम करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट का एक वैधानिक सलाहकार है। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। ये कहाँ पे है? ये भी चेन्नई में है फ्रेंड्स। और ये जैव विविधता अधिनियम 2002 जो बना हुआ है उसके इम्प्लीमेंटेशन हेतु वर्क करता है। इसके बाद है सेंट्रल जू अथॉरिटी। ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये न्यू दिल्ली में है। ये जो है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करता है। इसके बाद है इंडियन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट है। ये फ्रेंड्स नोएडा, ये न्यू दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है। जो है हम कह सकते हैं कि कोई लोग न्यू दिल्ली मानता है, कोई उत्तर प्रदेश मानता है। नोएडा तो खैर आता है यूपी में, बट न्यू दिल्ली भी माना जाता है। तो आप दोनों भी यूपी लगाएंगे आंसर, राइट आंसर। इसमें इसका जो वर्क है फ्रेंड्स वो है संकटापन्न, जो भी संकट में प्रजाति है उसके प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले आता है यूनेप। इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये नैरोबी केन्या में है। इसका जो वर्क है वो क्या है फ्रेंड्स? ये मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 स्टॉकहोम के परिणाम स्वरूप जो है आया था। इसके बाद जो है कि IUCN है। ये क्या है फ्रेंड्स? ये है प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है फ्रेंड्स। इसका जो वर्क है वो है फ्रेंड्स रेड डाटा बुक जारी करना। फ्रेंड्स ये जो है कि जो भी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उसका जो है एक डाटा देता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कौन से ऐसे बुक है जो विलुप्त होते जातियों का जो है डाटा प्रेजेंट करती है, तो वो कौन सा है फ्रेंड? वो रेड डाटा बुक है। ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं ग्रीन पीस। ये क्या है फ्रेंड्स? ये कहाँ पे है? ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। और इसका जो वर्क है वो है पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन देना। इसके बाद है इट्टो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन है। इसका जो उद्देश्य है ये है उष्णकटिबंधीय वनों का संरक्षण करता है। इसके बाद बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है। ये जो है पक्षियों और उनके आवासों का संरक्षण करता है। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट है। ये जो है फ्रेंड्स सभी तरह के वनों का संरक्षण करता है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रैफिक। ये क्या काम करता है फ्रेंड्स? ट्रैफिक जो है ये वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है। ये एक तो IUCN का और दूसरा एक WWF है, उसका जो है कि संयुक्त रूप से कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का जो प्रोग्राम्स होता है उसका वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड। तो इस तरीके से हमारे सारे जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो भी प्रयास किए गए हैं क्लाइमेट चेंज से लेकर इन्वायरमेंट से लेकर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जिक्र की गई हैं फ्रेंड। आई होप कि सारे जो कन्फ्यूजन थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जो है कि वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय फ्रेंड्स।